तो नमस्ते दोस्तों। आज अपन लोग एक नया टॉपिक पूरा करेंगे। कल अपन लोगों ने देखा था शांति पर्व। तीसरे पॉइंट का पहला टॉपिक देखेंगे आज, भारतीय पुनर्जागरण। आज इसमें अपन लोग देखेंगे भारतीय पुनर्जागरण क्या है, राष्ट्रवाद की भावना और उदय कैसे हुआ, उदय के कारण क्या रहे और इसको जन्म देने के तत्व क्या हैं, समझेंगे इन सभी प्रश्नों के उत्तर को। और तो देखते हैं इसकी हल्की सी भूमिका है। भारतीय राष्ट्रीय जागरण पुनर्जागरण एक पुनर्जागरण का ही एक अंग था, जो राजा मोहन राय जो राजा राम मोहन राय से आरंभ हुआ था। यह राष्ट्रीय जागरण उस अपार आर्थिक एवं राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी जो ब्रिटिश शासकों के अन्याय, अत्याचार तथा शोषण की नीति के कारण उत्पन्न हुआ था। साथ ही यह राष्ट्रीय जागरण उन राष्ट्रवादी शक्तियों का संश्लेषण था जो सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण के कारण उत्पन्न हुआ था। इसमें एक विचारक हैं प्रोफेसर कोपलैंड के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई शक्तियों एवं कारणों का परिणाम था। दूसरे विचारक हैं डॉक्टर A.R. देसाई के शब्दों में भारतीय राष्ट्रीयता आधुनिक चमत्कार है। यह ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आई तथा ब्रिटिश प्रशासन व विश्व शक्तियों के प्रभाव में भारतीय समाज में जन्मे विभिन्न बाह्य व आंतरिक तत्वों व शक्तियों की क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। अब भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम से प्रेरित था। इसको देखेंगे आगे। पहला कारण है राजनीतिक कारण, जो उल्लेखनीय और निम्नलिखित है। सन 1857 की क्रांति, यह इसका मुख्य कारण है। 1857 की क्रांति महज एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, अपितु अंग्रेजी शासन के अत्याचार, अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध स्वदेश व स्वधर्म की रक्षा के लिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। 1857 की घटना ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ दिया। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों के हृदय में घृणा है, घोर घृणा है, एवं वे इसका शीघ्र अंत चाहते हैं। क्रांति के पश्चात ही भारत ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात यहीं से होता है। अब इसका दूसरा बिंदु है राजनीतिक तथा प्रशासनिक सामान्यीकरण। महान मुगल सम्राटों ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास किया, किंतु औरंगजेब की मृत्यु 1707 के पश्चात केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ गई एवं विघटनात्मक प्रवृत्तियां जोर पकड़ने लगी। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया तथा उनकी विजय पताका पूरे भारत में फहराने लगी। भारत के विभिन्न क्षेत्र, भाषा भाषी तथा धर्मावलंबी पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन एक राजनीतिक सूत्र में बंध गए। संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। आवागमन के तीव्र साधनों तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार ने राजनीतिक एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। केवी पुनिये के शब्दों में हिमालय से कुमारी अंतद्वीप तक संपूर्ण भारत एक सरकार के अधीन आ गया एवं उसने जनता में राजनीतिक एकता की भावना को जन्म दिया। यही राजनीतिक एकता की भावना भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बन गई। तीसरा बिंदु इसका
लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन 1876-80 की अन्यायपूर्ण एवं साम्राज्यवादी नीति ने भारतीयों में असंतोष एवं क्षोभ का वातावरण तैयार कर दिया। श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस संबंध में कहा है कि कभी कभी बुरे शासक भी राजनीतिक प्रगति के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। लॉर्ड लिटन ने शिक्षित समुदाय में इस सीमा तक नए जीवन की लहर फूंक दी जो कि वर्षों के आंदोलन से संभव नहीं थी। लॉर्ड लिटन की दमनकारी व जातीयता की भावना से युक्त नीतियों ने भारतीयों को भड़काया। भारतीय सिविल संहिता में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इससे भारतीयों का इस परीक्षा में सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया। 1877 के भीषण अकाल के समय दिल्ली दरबार लगाकर लाखों रुपए फूंका गया। फिर अनावश्यक खर्चीला द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा गया। भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम बनाकर लोगों का मुंह बंद करने की चेष्टा की गई। शस्त्र अधिनियम पारित कर भारतीयों पर कड़ा अंकुश लगा दिया गया। इन सब बातों की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप जनता में नवीन राष्ट्रीय चेतना व देश प्रेम की भावना अंकुरित होने लगी। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कारण, ये इसका दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में पहला बिंदु, पाश्चात्य शासन पद्धति का ज्ञान। पाश्चात्य शिक्षा एवं देश गमन के द्वारा भारतीय शिक्षित वर्ग पाश्चात्य देशों की शासन पद्धति या शासन सिद्धांतों के से परिचित हुए। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं विश्व बंधुता का पाठ पढ़ा। वे उत्तरदायी शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत इत्यादि का महत्व समझने लगे। दूसरी ओर वे अपने देश की दयनीय स्थिति से क्षुब्ध थे और उनमें आवश्यक सुधार लाने के लिए कटिबद्ध हो गए। दूसरा बिंदु है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। मैकाले की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य भारत में एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना था जो रुचि, विचार, भाषा आदि से अंग्रेज हो। अंग्रेजी बहुत हद तक इसमें उद्देश्य में सफल रही, किंतु साथ ही अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना भी भर दी। इस शिक्षा पद्धति का ही प्रतिफल था कि प्रगतिशील भारतीय यूरोपीय विचारों तथा संस्थाओं के निकट आने लगे। लॉर्ड रोनाल्डो ने कहा है कि पश्चिमी शिक्षा की नई मदिरा से भारतीय जग उठे। सर हेनरी कॉटन ने भी कहा है कि यह केवल शिक्षा, विशेषकर पाश्चात्य प्रणाली की शिक्षा का परिणाम है कि विविधताओं से भरा भारत एक सूत्र में बंध सका। विभिन्न भाषाओं के चलते एकता का दूसरा सूत्र संभव नहीं था। पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, ये तीसरा बिंदु है। अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने से भारतीय यूरोपीय सभ्यता तथा विचारों के संपर्क में आने लगी। मिल्टन, वर्क, मैकाले, हार्वर्ड, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, बालेतियर, रूसो, जे.एस. मिल, मार्क्स आदि पश्चिमी विद्वानों के विचारों में प्रगतिशील भारतीयों को बड़ा प्रभावित किया। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटली व जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलनों आदि ने भी भारतीयों की आंखें खोल दी। इसका अगला बिंदु है प्राचीन हिंदू साहित्य। प्राचीन हिंदू साहित्य पर भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों ने शोध कार्य किया। वेद और उपनिषदों की प्रशंसा मुक्ताकंठ
से की गई। जेम्स काब्रूक, मैक्स मूलर, मोनियर, विलियम्स जैसे यूरोपीय विद्वान तथा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, हरप्रसाद शास्त्री, राजेंद्र लाल मित्रा तथा रनाडे जैसे भारतीय विद्वान प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा प्रकाश में लाए। चिरौल के शब्दों में, इन विद्वानों की रचनाओं में पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा भारत को ही उसकी संस्कृत भाषा में संपदा तथा हिंदू साहित्य के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्व को बतलाया गया, जो भारतीय सभ्यता की कुंजी है। भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति की महत्ता तथा गौरव से अवगत हो गए। इसका अगला बिंदु है भारतीय प्रेस तथा साहित्य का प्रभाव। ये भारतीय समाचार पत्रों तथा साहित्य ने राष्ट्रीय जागरण में बड़ा योगदान दिया। प्रेस ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी में बुराइयों का नग्न चित्र उपस्थित किया एवं भारतीयों की कुंठित भावनाओं को प्रकाश में लाया। समकालीन समाचार पत्रों में हिंदू, पेट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, कामरेड, न्यू इंडिया, केसरी, आर्य दर्शन विशेष उल्लेखनीय हैं। समाचार पत्रों के अतिरिक्त लोकप्रिय साहित्य भी राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में सहायक सिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र के आनंद मठ को बंगाल के क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर एवं डी.एल. राय की कविता गीत एवं संगीत ने भी राष्ट्रीय जागरण को आगे बढ़ाया। दीनबंधु रचित नील दर्पण एवं भरतेंदु हरिश्चंद्र लिखित भारत दुर्दशा ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। अब इसका आगे का देखेंगे। आगे देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण है नहीं, सामाजिक धार्मिक कारण। ये पॉइंट तीसरा पॉइंट है। अभी इस पॉइंट को पूरा करेंगे। सामाजिक धार्मिक कारण। 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी शताब्दी है। इस समय धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार की लहर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। भारतीय समाज अनेक बुराइयों एवं कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि से ग्रसित था। सामाजिक व धार्मिक सुधारकों ने समाज में प्रचलित धार्मिक अंधविश्वासों के अतिरिक्त सामाजिक कुप्रथाओं का भी विरोध किया। राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट आदि के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारतीय समाज में नव चेतना उभर आई। 19वीं शताब्दी के धर्म सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए प्रयत्नों को चालू रखने के लिए अनेक संस्थाओं तथा समुदायों की स्थापना हुई। इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन व थियोसोफिकल सोसाइटी आदि उल्लेखनीय हैं। स्वामी विवेकानंद युवा भारत की आकांक्षाओं
के प्रतीक बन गए। देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि फूले, केशव कर्वे, रनाडे आदि ऐसे कितने ही समाज व धर्म सुधारक थे जो एक देशव्यापी चेतना भारतीय समाज में जगा रहे थे। इस चेतना ने समान्वित होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उपजाऊ भूमि का काम किया। ये था इसका तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है इसका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारण को देखेंगे। चौथा पॉइंट, भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति से बहुत असंतुष्ट थी। सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों व्यवसायियों के लाभ पहुंचाना था। भारतीयों का घोर आर्थिक शोषण किया जा रहा था। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। लंकाशायर व लिवरपूल के बने कपड़े भारतीय बाजारों में लाए जाने लगे। भारत का धन विदेशों में जाने लगा। अकाल व दुर्भिक्ष से स्थिति दयनीय होती चली गई। सामान्यतः मुगलकालीन भारत की अपेक्षा ब्रिटिशकालीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। फिशर के शब्दों में है, लाखों भारतीयों आधा पेट भोजन कर जीवन बसर कर रहे हैं। अतः स्वाभाविक था कि देश की बिगड़ती आर्थिक दशा तथा सरकार की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति ने असंतोष को जन्म दिया। जनता मुखर हो उठी तथा जन जागरण का रास्ता सने सने प्रशस्त होने लगा। इसके अन्य कारण भी है। अन्य कारण देखते हैं अपन लोग क्या क्या हैं इसके हैं अन्य कारण। भारतीय राष्ट्रीय जागरण व राष्ट्रवाद की उदय के लिए अन्य सहायक तत्वों में लॉर्ड कर्जन 1899-1905 की नीति एवं रूस जापान युद्ध है। कर्जन एक उग्र साम्राज्यवादी था जिसका इरादा भारत पहुंचते ही नवोदित भारतीय राष्ट्रीयता का अंत करना था। उसके समय में 3 विधेयक, कलकत्ता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम व ऑफिशियल सीक्रेटस अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य भारत पर साम्राज्यवादी शिकंजों को और मजबूत करना था। अतः इन कानूनों को जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन की नीति ने नवोदित राष्ट्रवादियों को काफ़ी उत्तेजित किया। इसके पूर्व इल्बर्ट बिल विवाद में जनता में जबरदस्त असंतोष पैदा कर दिया। सन 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में एशिया के एक छोटा सा देश जापान यूरोप के शक्तिशाली देश रूस को पराजित करने में सफल हुआ। जापानी विजय का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अब एशियाई देशों का भी यह भ्रम दूर हुआ कि यूरोपीय देश अजेय हैं। भारत सहित संपूर्ण एशिया राष्ट्रीयता की लहर में ओतप्रोत होने लगा। तो ये था मुख्य कारण थे भारतीय राष्ट्रीय जागरण के। अब आगे अपन लोग कल की वीडियो में बात करेंगे कि राजा मोहन राय के विचारों के बारे में बात करेंगे और इसका दूसरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चाएं होगी कल। थैंक यू सो मच।